गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं फिरोज खान, फिजिक्स लेक्चरर, संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ाऊ। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स। इसमें यूनिट फर्स्ट देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके सिलेबस पे शॉर्ट में। कक्षा 12 का जो भौतिक विज्ञान का सिलेबस है उसमें 10 यूनिट है और 10 यूनिट में जो फर्स्ट पार्ट है उस फर्स्ट पार्ट को हम बोलेंगे विद्युतिकी। विद्युतिकी थ्योरी का जो पेपर होता है वो 56 का होता है और 40 नंबर के शतरंज भेजे जाते हैं और 30 नंबर का जो होता है वो प्रैक्टिकल एग्जाम। इस प्रकार से 100 नंबर का कंप्लीट आपका फिजिक्स का पेपर हो जाता है। विद्युतिकी जो है इसके बारे में आपको बताने से पूर्व मैं आपको फिजिक्स की जो स्टार्टिंग है वहां से बताता हूं कि भौतिक विज्ञान का जो ज्ञान लगातार बढ़ रहा है, जितनी भी खोजें हो चुकी हैं उन खोजों को एक दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट को हम चीर संबंध भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जानेंगे और दूसरा जो पार्ट है उसको हम आधुनिक भौतिकी या मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानेंगे। तो हमारा जो कक्षा 12 के अंदर विद्युतिकी का जो यूनिट है वो यूनिट चीर संबंध भौतिकी से लिया गया है, यानी क्लासिकल फिजिक्स से लिया गया है। चीर संबंध भौतिकी क्या होती है इसके बारे में पूर्व बता चुका आपको 11th क्लास में कि चीर संबंध भौतिकी के अंतर्गत सन 1900 से पहले जितनी भी खोजें हो चुकी हैं फिजिक्स के अंदर उसका अध्ययन किया जाता है और आधुनिक भौतिकी के अंदर सन 1900 से लेकर और अब तक जो भी खोजें हुई हैं, जो नियम बने हैं, उनका आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए विद्युतिकी ये क्या है। तो विद्युतिकी के अंतर्गत हम विद्युतिकी की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करें तो विद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वो शाखा होती है जिसके अंतर्गत आवेशों और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान की क्या डेफिनेशन हुई? विद्युतिकी की क्या डेफिनेशन हुई? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाए। विद्युतिकी को दो भागों में डिवाइड करा है। विद्युतिकी को दो भागों में, पहला जो पार्ट होता है उस पार्ट को हम बोलते हैं स्थिर विद्युतिकी और दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम बोलेंगे गतिज विद्युतिकी या इसे धारा विद्युतिकी के नाम से भी जानते हैं। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत 10 यूनिट और इन 10 यूनिटों में 17 चैप्टर हैं और उन 17 चैप्टरों में से जो 4 स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं वो स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। चैप्टरों के जो नंबर है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर चैप्टर नंबर 5 और 6 इसको हम गतिज विद्युतिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए कि हम स्थिर विद्युतिकी क्या होती है, स्थिर विद्युतिकी हम किसे कहेंगे, क्या होती है स्थिर विद्युतिकी? अभी हमने डेफिनेशन विद्युतिकी की पढ़ी थी। स्थिर विद्युतिकी बहुत आसान शब्दों में स्थिर आवेशों और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का जिस भौतिक विज्ञान की शाखा में अध्ययन किया जाए उसे हम स्थिर विद्युतिकी कहेंगे और गतिज विद्युतिकी हम उस भौतिक विज्ञान की शाखा को कहेंगे जिसमें स्थिर की जगह नाम क्या जाएगा, गतिशील। गतिशील आवेशों और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाए जिस भौतिक विज्ञान की शाखा में उसे हम गतिज विद्युतिकी और इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है धारा विद्युतिकी भी बोलते हैं इसे। अब देखिए दो नाम आए आपके पास, नए नाम आए। एक तो आपने पहले पढ़ा है अन्योन्य क्रिया और एक आवेश। हम पहले अन्योन्य क्रिया के बारे में डिस्कस करते हैं। अन्योन्य क्रिया क्या होती है? देखिए ब्रह्मांड में प्रत्येक कण जो होता है वो दूसरे कण को अपनी ओर या तो आकर्षित करता है या क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। या ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में
प्रत्येक कण अन्य कण को क्या करता है, प्रभावित करता है, और इस प्रभावित करने की जो घटना होती है, इस घटना को हम अन्योन्य क्रिया कहते हैं। कक्षा 11 में हम पढ़ चुके हैं अन्योन्य क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, जिनका अध्ययन हम कर चुके हैं। अब देखिए आवेश के बारे में सर्वप्रथम सबसे पहले जो बताने वाले साइंटिस्ट थे यूनान के थे, और उनका नाम था थैलस। उन्होंने क्या पाया कि एम्बर नामक पदार्थ, एक पीले रंग का पदार्थ होता है ये एम्बर, जो बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है। उन्होंने पाया कि एम्बर नामक पदार्थ को जब हम ऊन से घर्षण करवाते हैं या रगड़ते हैं तो एम्बर नामक पदार्थ में इस प्रकार के गुण आ जाते हैं कि एम्बर नामक पदार्थ छोटे धूल के कण, छोटे तिनके, इनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये थैलस ने पाया। इसी प्रकार जैसे हम कांच को रेशम से रगड़ते हैं, कांच की छड़ी को रेशम से रगड़ा जाए तो उसमें भी इसी प्रकार की घटना होती है जो एम्बर में हुई थी। ये कैसे हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करें कि मान लीजिए एक वस्तु A और दूसरी वस्तु B। हम वस्तु A को वस्तु B से घर्षण करवाते हैं। घर्षण करवाने का तात्पर्य यहां पर रगड़ने से घर्षण करवाते हैं। तो घर्षण करवाने पर क्या होगा, दोनों वस्तुओं के बीच ऊष्मा या ये कह सकते हैं ऊर्जा उत्पन्न होगी। घर्षण करवाएंगे तो होता क्या है, वस्तु A से कुछ इलेक्ट्रॉन वस्तु B पर चले जाते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन वस्तु B से A पर आ जाते हैं। अब मान लीजिए वस्तु A से इलेक्ट्रॉन वस्तु B पर आ गए। यदि वस्तु B पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, अधिकता, और जितने इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन यहां क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जितने परमाणु के अंदर क्या होता है कि जितने धनावेश है उतने ही क्या होते हैं, ऋणावेश। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर वस्तु A को वस्तु B से हम क्या करवाते हैं, घर्षण करवाते हैं। घर्षण करवाने पर क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन वस्तु A से वस्तु B पर चले जाते हैं। तो B पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई और वस्तु A पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी। बेंजामिन ने इस कमी और अधिकता को नाम दिया कि यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो बेंजामिन ने कह दिया वो वस्तु कैसी हो गई, धनावेशित हो गई, या ये कह सकते हैं कि उस वस्तु पर कैसा आवेश आ गया, धनावेश आ गया। और यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, अधिकता से इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए उस पर, तो उसको नाम दे दिया ऋणावेश। ये कह सकते हैं कि वस्तु कैसी हो गई, ऋणावेशित हो गई। वस्तु क्या हो गई, ऋणावेशित। अब ध्यान दीजिए, जब वस्तु यहां पे हम आवेशित से ये समझेंगे कि वस्तु चाहे धनावेशित हो और चाहे कैसी हो, ऋणावेशित, वस्तु क्या हो गई, आवेशित हो गई। अब देखिए वस्तु A से इलेक्ट्रॉन वस्तु B पर आ गई, वस्तु A से इलेक्ट्रॉन वस्तु B पर आ गई। यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और यहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। वस्तु के इलेक्ट्रॉन के अंदर कमी होती है तो निश्चित रूप से वस्तु A के द्रव्यमान में कमी हुई है और वस्तु B के द्रव्यमान में क्या हुई है, वृद्धि। अब हम आपको बताएं इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो माना गया है 9.1 इंटू 10 की घात -31 kg। ये जो द्रव्यमान है ये बहुत कम है, इसलिए वस्तु A पर जो द्रव्यमान में या वस्तु A के द्रव्यमान में जो कमी हुई है और वस्तु B के द्रव्यमान में जो वृद्धि हुई है, इस कमी और वृद्धि को हम नगण्य मान सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि
विद्युत आवेश हुआ कि या फिर इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो विद्युत आवेश जो हमने पढ़ा है इससे यही समझेंगे कि विद्युत आवेश का जो गुण है वो प्रत्येक द्रव्य में उपस्थित होता है। द्रव्य यहां पे पदार्थ से जानेंगे, द्रव्य पदार्थ। तो विद्युत आवेश का जो गुण है वो प्रत्येक द्रव्य या इसको कह सकते हैं पदार्थ में उपस्थित होता है। इस गुण की वजह से, इस गुण की वजह से जो पदार्थ होता है वो विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाएं करता है। विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाएं करता है। अभी देखिए हम अब आवेश के बारे में थोड़ा और विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मिलिकन तेल बूंद प्रयोग, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग द्वारा आवेश का जो सबसे कम मान है वो ये माना गया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो मान होता है -1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। मिलिकन तेल बूंद प्रयोग द्वारा यह वैल्यू निकाली गई इलेक्ट्रॉन पर आवेश की। आवेश का गणितीय रूप हम पढ़ें तो आवेश जो है की डेफिनेशन यहां से निकाल सकते हैं कि हम आवेशों में प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q अपॉन T हो गया। हम Q निकालेंगे तो Q इक्वल क्या हो जाएगा? I। तो यहां आवेश का यूनिट या हम कह सकते हैं जो मात्रक होगा, आवेश का जो मात्रक है, I का मतलब धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, T मतलब समय, समय का मात्रक सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड बन जाएगा कूलम। इसको शॉर्ट में हम कैपिटल C से लिखेंगे कूलम। हम इसके डायमेंशन फॉर्मूला या जिसको हम वीमीए सूत्र कह सकते हैं, तो इसकी विमा क्या होगी? आवेश की, एम्पियर की विमा कैपिटल A और सेकंड की विमा T। तो हम कह सकते हैं कि आवेश की जो विमा होगी वो क्या होगी? AT होगी। आवेश की विमा AT होगी। अब हम बात करते हैं आवेश के जो मात्रक है उनके बारे में। आवेश के जो मात्रक है, सबसे छोटा जो मात्रक होता है, सबसे छोटा मात्रक आवेश का वो माना गया है फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन माना गया है, या स्टेट कूलम भी बोल सकते हैं। और एक कूलम में 3 इंटू 10 की घात 9 ESU होता है। E फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत इकाई। और आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है फैराडे। एक फैराडे में लगभग 96,500 कूलम होते हैं। तो ये आवेश के सबसे छोटे और सबसे बड़े मात्रक हो गए। आवेश के और भी मात्रक है जो न्यूमेरिकल के अंदर हम पढ़ेंगे। उसमें जो पहला मात्रक है वो ये आता है जैसे 1 MC, 1 मिली कूलम 10 की घात -3 कूलम, 1 माइक्रो कूलम 10 की घात -6 कूलम, 1 NC, N का मतलब नैनो कूलम 10 की घात -9 कूलम, 1 TC 10 की घात -12, ये पिको कूलम। ये आवेश के न्यूमेरिकल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट मात्रक है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला मात्रक माइक्रो कूलम, जिसके न्यूमेरिकल के ऊपर वैल्यू जो होती है न्यूमेरिकल में वो माइक्रो कूलम में दी जाती है लगभग। आगे हम पढ़ते हैं आवेशों के गुणों के बारे में। आवेश और विस्तार पूर्वक जानेंगे हम। देखिए हम आवेश की बात करें, आवेश जो है वो सबसे पहली बात तो अदिश राशि है। आवेश जो है वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। दूसरी बात,
आवेश जो है वो एक क्वांटीकृत तथा संरक्षित राशि है। आवेश जो है क्वांटीकृत और दूसरा संरक्षित राशि है। संरक्षित राशि है तो 100% यहां पे आवेश संरक्षण या संरक्षण का नियम है वो लागू होगा। तीसरा जो है कोई भी विलगित निकाय, देखिए विलगित निकाय के बारे में हम ऊष्मागतिकी के बारे में जो चैप्टर है 11th क्लास में उसमें पढ़ा भी विलगित निकाय जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो, तो आवेशों का आदान प्रदान नहीं है, उसको हम यहाँ विलगित निकाय से नाम जानेंगे। किसी विलगित निकाय में प्रत्येक प्रक्रिया के दौरान, किसी विलगित निकाय में प्रत्येक प्रक्रिया के दौरान आवेशों का बीजगणितीय योग जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। आवेश के कितने गुण हो गए, 3 गुण हो गए। चौथा गुण हम ये पढ़ेंगे कि आवेश का जो वैल्यू है वो निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का जो मान है वो हम पढ़ेंगे किस पे निर्भर नहीं करेगा, निर्देश तंत्र पे निर्भर नहीं करेगा। पांचवा गुण ये है कि आवेश यदि कौन सी फॉर्म में हो, स्थिर अवस्था में, तो वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। आवेश यदि स्थिर अवस्था में हो तो वो क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। और आवेश गतिशील हो, गतिशील आवेश, जैसे किसी तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसको हम गतिशील आवेश बोल सकते हैं। तो गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8। तो स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करता है, उत्पन्न करता है। और यदि आवेश त्वरित गति करता है, त्वरित गति का मतलब होता है, देखिए हमने 2 प्रकार की गति पढ़ी है हम क्लास में। त्वरित गति ऐसी गति जिसमें वस्तु का वेग लगातार बढ़ता जाए, मंदित गति ऐसी गति जिसमें वस्तु का वेग लगातार घटता जाए। तो यहां पे मैंने कहा कि त्वरित गति से या त्वरित आवेश जो है जिसका वेग लगातार बढ़ता जाए वो आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और इन दोनों क्षेत्रों के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी हम कक्षा 12 में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 के अंदर। विद्युत चुंबकीय तरंगें संचार प्रणाली है, वर्तमान में रिमोट कंट्रोल है, इनके अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। तो आवेशों का जो गुण है वो कितने गुण हो गए, 5 गुण हो गए। और हम गुणों की बात करें तो आवेश जो है वो योज्यता का जो नियम होता है उसका क्या करता है, पालन करता है। जैसे कोई भी निकाय है, मान लीजिए ये निकाय है और इस निकाय में 3 आवेश है, Q बराबर 2 कूलम, एक Q2 इक्वल टू -1 कूलम। भाई एक ये आवेश तो धनावेश है और ये आवेश कैसा है, ऋणावेश है। अब योज्यता का नियम इनको अब आपको पूछा जाए कि इस निकाय में कुल आवेश कितना है, तो जोड़ा जा सकता है इनको, तो कितना आएगा, 2 कूलम -1 कूलम। यहां पे क्योंकि माइनस का चार्ज है तो कूलम कितना बचेगा, 1 कूलम आवेश बचेगा। आवेशों के गुणों के बाद का जो टॉपिक है वो हम अगले वीडियो के अंदर